हाँ जी सर, लेकिन समझ समझ नहीं पाओगे ना, समझोगे तभी तो। देखिए ये जितने भी केस लॉस होते हैं ये सब बुक्स में भी लिखे हुए हैं। हम क्यों हमेशा ये बात बोलते हैं कि दैट वी ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हम हमेशा क्यों बोलते हैं, द होल एंड सोल पर्पस ऑफ इज कि वी आर डूइंग द utmost हार्ड वर्क फॉर यू। आपको नहीं पढ़ना, आपको यू डोंट हैव टू रीड पोलक एंड मुल्ला, यू डोंट हैव टू रीड मुल्ला इन सीपीसी, यू डोंट हैव टू रीड केलकर के 3 वॉल्यूम है सीआरपीसी में, आपको नहीं पढ़ने, वो हमने पढ़ लिए। तुम बस पढ़ो जितना जितना हम पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा तो जाओ ना आओ। ये जो जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को या संविधान नौकरी में पढ़ाया जाता है, ये आज का स्तर नहीं है, ये 5 साल का इंश्योर करता है आपको। नहीं बात, आज तो ये मेथड है, 5 साल बाद अगर घटेगा बढ़ेगा भी तो भी तुम एडजस्ट कर लोगे, सर्वाइव कर लोगे। ठीक है सर। हाँ सर, मैं अभी आपको यही बैरेक्ट दिखा रहा था एविडेंस सेट का। कहाँ गया अपना बैरेक्ट? जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने सेक्शन 3 तक समझ लिया था, ठीक है। सेक्शन 4 से समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इन सबके सेक्शंस एक साथ लिख लीजिए। काइंडली राइट द सेक्शंस ऑफ ऑल दीस प्रोविजंस। थोड़ा सा एविडेंस को स्पीड बनाता हूं मैं, आप लोग प्लीज इसको खत्म करवाना है, थोड़ा सा लग के खत्म करेंगे। कल मैंने जे आपको थोड़ा समझाया था, क्या नाम था उस केस का जे वाले का? शिल्पा, शिल्पा मित्तल, हाँ शिल्पा मित्तल। तो प्लीज शिल्पा मित्तल को पढ़ लीजिएगा, इस बार शिल्पा मित्तल पूछा जाएगा एग्जाम में। इस बार एग्जाम में क्या आएगा? हाई प्रोबेबिलिटी है। शिल्पा मित्तल को लास्ट टाइम भी पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी, ये लास्ट टाइम नहीं पूछा गया, लेकिन दिस टाइम दे विल आस्क, दिस टाइम दे विल सर्टेनली आस्क। एक अनुराधा भसीन पूछा जाएगा आईटी एक्ट में, एक आईटी एक्ट में पूछा जाएगा श्रेया सिंघल। देयर आर द फिक्स जजमेंट्स जो पूछे जाते हैं, उसके अलावा नहीं आता। चलिए प्लीज आगे आ जाइए। मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। सर 3 तरह के प्रूफ होते हैं, मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव। उपधारणा कर सकेगा, करेगा और निश्चायक सबूत, 3 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग बात इसके बारे में बता रखी है, अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ये प्रिजम्पशंस काम करते हैं, हाउ डज दीस प्रिजम्पशंस वर्क, किस तरह से इन प्रिजम्पशंस को लिया जाता है, इसके बारे में अच्छी तरह से बात की गई है कि ये प्रिजम्पशंस काम कैसे करते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और क्या होते हैं प्रिजम्पशंस, किस तरह से इसको पढ़ना है प्रिजम्पशंस को, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है सर। सेक्शन नंबर लिख लीजिए, सेक्शन नंबर लिख लीजिए। वैसे सेक्शन नंबर आएगा नहीं, सेक्शन नंबर अब आएगा नहीं, लेकिन क्या चीज पूछी जा सकती है और क्या चीज आएगी वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैं प्रेज्यूम का आपको सेक्शन लिखा देता हूँ। इसके सेक्शन नंबर जो है वो नोट कर लीजिएगा। kindly note the section numbers for the May presumptions: 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A, 114। जिस सेक्शन से मैं प्रिजम्पशन के। शेल प्रिजम्पशन क्या होता है सर? शेल प्रिजम्पशन में जो सेक्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं सर, सेक्शन 79 टू 85C, 79 टू 85C। उसके बाद में सेक्शन 89, 111A, 111A, 113B, 113B, 114A, और एक और जगह दिया हुआ है सर, कोई बताएगा कहाँ दिया हुआ है? अब तो एविडेंस पढ़ लिया ना पीछे वाला पार्ट, तो बताइए कहाँ दिया हुआ है शेल प्रिजम्पशन उपधारणा करेगा? 105, वेरी गुड, 105 में दिया हुआ है। और न्यायालय क्या उपधारणा करता है वहां पर? कोर्ट ये बोलता है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस अवेलेबल नहीं थी वहां पर, न्यायालय मानेगा कि ऐसी परिस्थिति थी नहीं और अपराध उसी ने किया है। कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं तो इसके 3 सेक्शन हैं, 41, 112 और 113। इस बार प्रीलिम्स में डेफिनेशन पूछ ली गई थी किसकी? कंक्लूसिव प्रूफ की। प्रीलिम्स में जो डेफिनेशन आई थी इस बार का, आप 2024 का प्रीलिम्स देखोगे, कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन पूछ ली और 4 लाइन में डेफिनेशन पूछ ली।
डेफिनेशन याद करने की और रटने की जरूरत नहीं है, समझो, सिंपल सी बात है। सर देखो जहाँ पे मे प्रेज्यूम आता है तो सिंपल सी बात है, कोर्ट मे प्रेज्यूम करता है फैक्ट को, और कोर्ट मे प्रेज्यूम करता है जब तक वो फैक्ट डिस्प्रूव ना हो जाए। कोर्ट क्या करता है सर? मे प्रेज्यूम करता है। यहाँ पर कोर्ट क्या करता है? शेल प्रेज्यूम करता है किसी फैक्ट को, अनलेस एंड अनटिल सच फैक्ट इज डिस्प्रूव। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर सर ऐसा होता है कि एक फैक्ट डिक्लेयर तभी किया जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ। कब किया जाएगा? किसी एक तथ्य को कंक्लूसिव प्रूफ, एक तथ्य को निश्चय सबूत तभी माना जाएगा, एक फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ तब माना जाएगा जब दूसरे फैक्ट पर वो निर्भर करता हो। जब दूसरा फैक्ट प्रूव हो चुका हो तब वो क्या बनेगा? कंक्लूसिव बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी की डेथ हुई है, किसी आदमी की डेथ हुई है और उस आदमी ने एक विल लिखी थी। क्या लिखी थी? वसीयत लिखी थी। आपने दूसरे तथ्य से साबित कर दिया कि उस आदमी की डेथ हुई है, और जब डेथ साबित हो गई है तो फिर वो विल भी क्या है? विल भी साबित हो गई ऑटोमेटिकली। तो टेक्निकल बात ये होती है, कंक्लूसिव प्रूफ वो फैक्ट होते हैं जो वो फैक्ट, मेन फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट पर निर्भर करता है। और अगर आपने उस तथ्य को प्रूव कर दिया, जैसे आप याद करो सेक्शन 112 119 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, अब उसमें क्या चीजें साबित करनी होगी? सिन क्वा कंडीशन क्या है कि एक तो लीगल मैरिज होनी चाहिए, एक विधिक विवाह होना चाहिए। दूसरी बात, विवाह विच्छेद के मतलब आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, या तो डेथ में या फिर डाइवोर्स में 280 दिन तक महिला अविवाहित रहे, और 280 दिन में कोई बच्चा पैदा हो। बात समझ में आई? ये दो तीन शर्तें अगर पूरी हो गई तो ऑटोमेटिक प्रेजम्पशन लग जाता है। तो मतलब कंक्लूसिव प्रूफ का जो प्रेजम्पशन 112 का, उसको आप साबित नहीं कर रहे हो, आप जो आसपास के जो तथ्य हैं, जस्ट यू आर प्रूविंग द अदर फैक्ट्स। कंक्लूसिव प्रूफ का हमेशा एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए दिस इज द मेन फैक्ट, इसके सराउंडिंग जितने भी फैक्ट्स हैं आप सिर्फ उसको साबित कर रहे हो। अगर आप इन सबको साबित कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो मेन फैक्ट है वो साबित हो जाएगा, और इसको फिर कोई ना साबित नहीं करने देगा। ठीक है ना? ये अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड की जो बात है वो उसमें नहीं लिखी होती। जैसे ये लाइन लिखी होती है ना सर, अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड, जबकि यहाँ पर नहीं है वो। यहाँ पर लिखा हुआ है शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। कोर्ट एविडेंस भी नहीं लेगा, जबकि और जगह ना साबित करने की बात हो रही है। मैं तुमको सवाल दिखाना नहीं चाहता, समय मेरा जाता है उसमें, तुम जाओ जाके चॉइस का पेपर दिख लेना, लेकिन चॉइस का पेपर अपलोडेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? चॉइस का पेपर अपलोडेड नहीं है। जल्दी सवाल देखो फिर, अपलोडेड नहीं है तो लुक एट द कितना इजी सवाल आया था। गलत फोल्डर ओपन कर दिया था। जल्दी सवाल देखकर मुझे आंसर बताइए उसका। देखिए सवाल आया था, मैं आपको बता रहा था कि 30 साल पुराना जो डॉक्यूमेंट होता है, इसका आंसर है आतुतोष समांते बाय एलआर एस एम रजम में। ये अपनी जो मैंने आपको केसेस की लिस्ट दी थी उसमें था ये आंसर। अरे पुराने जो बच्चे तुम पढ़ के नहीं गए तो अब मैं क्या करूं यार। अरे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमारे बच्चों को मैंने दिया, फिर मैंने जब एक स्टूडेंट, हमारे क्या एक स्टूडेंट हुआ करते थे पहले, अब पेपर हुआ खत्म तो राजस्थान कॉलेज उनका सेंटर था, एंड आई वॉज, हमारा जो सेंटर था पुराना वो वहीं था, दैनिक भास्कर के ऑफिस के वहीं जेएलएन मार्ग पे, ओटीएस चौराहे पे हमारा सेंटर था पुराना वाला। तो मैं वहीं बैठा था, मैंने कहा कोई बच्चा आएगा पेपर लेके तो आई विल चेक द पेपर, है ना। उसका पेपर लिया मैंने कहा ये सवाल तो उसमें डाला है मैंने, आपने इसको पढ़ा नहीं। सर कौन सी पीडीएफ में दिया आपने? मैंने बोला कि एक पीडीएफ था उसमें दिया था केसेस। अच्छा सर जो पीडीएफ आपने 8-10 दिन 15 दिन पहले डाला था वो पीडीएफ, सर वो तो पढ़ा नहीं मैंने। अब शी वॉज फ्रॉम एससी कैटेगरी थी, उसको 52-53 कुछ नंबर ऐसा कुछ कट ऑफ गया था उनका, एंड शी डिड नॉट स्कोर दैट मच ऑल्सो। नहीं मेहनत करोगे तो यार मैं क्या करूँ आपके लिए, मतलब चांद तारे तोड़ के लाऊं? अब जो भेज रहा हूँ बोल रहा हूँ कि भैया इसको पढ़ लेना, तुम नहीं पढ़ सकते तो फिर यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो तुम्हारा भगवान ही भला करे। इस बार मैं ये कह रहा हूँ, इस बार भी एक लिस्ट दूंगा, केसेस पढ़ लेना, उसके बाहर नहीं आता। देखिए जल्दी देखिए, मुझे अब आगे भी चलना है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। क्या आंसर होगा?
क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। अरे ब्रेक में देख के बता दो यार। हाँ हाँ, उनमें वाले बच्चे बता सकते हैं क्या आंसर होगा। बी। ठीक है ना सर, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, अब ये सवाल नहीं आने वाला, इसलिए मैं ज्यादा इंफोसिस नहीं कर रहा इसके ऊपर। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। सेक्शन 5 बोलता है सर एविडेंस आप जो दोगे, जल्दी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा आपको। अब स्पीड बढ़ेगी क्योंकि जैसे समझाना काम ना समझा दिया। देखो सर एविडेंस जो दोगे आप, मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा, ये आप समझिएगा थोड़ा तेज। एविडेंस में भी गिवन ऑन द फैक्ट्स इन इट्स रिलेवेंट फैक्ट, मतलब आप जो भी एविडेंस देना चाहते हो, कोर्ट में जो एविडेंस दोगे वो सिर्फ दो चीजों के एविडेंस दोगे आप, या तो आप फैक्ट इश्यू का एविडेंस दोगे या फिर रिलेवेंट फैक्ट का एविडेंस दोगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए ने बी को गोली मारी, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको बताया था सर, एक होता है फैक्ट इश्यू विवादक तथ्य, एक होता है रिलेवेंट फैक्ट। आप दोनों के एविडेंस दोगे और ये लिखा है सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है ये समझिए। फैक्ट इश्यू का जो आप एविडेंस देते हो ये तो मेन फैक्ट है, क्या है ये, मुख्य तथ्य, मतलब पूरा पूरा जो ट्रायल चल रहा है वो किसके अराउंड चल रहा है, फैक्ट इश्यू के अराउंड चल रहा है। मतलब हर रिलेवेंट फैक्ट किसको साबित करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही काम है, इनका काम है इसको साबित करना या मेन फैक्ट को साबित करना। तो एविडेंस जो आप दोगे सिर्फ इसको साबित करने के लिए दोगे या फिर रिलेवेंट फैक्ट का दोगे, अदरवाइज एविडेंसेस आप नहीं देंगे। ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट कहां से कहां तक दिया हुआ है सर, 6 से 55। 5 में तो जनरल रूल है, 5 में क्या है, 5 में जो सामान्य नियम है, लेकिन बहुत से लोग 5 से 55 पे कहते हैं तो भी ठीक है, 6 से 55 कहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 5 एक नियम है। 5 कोई रिलेवेंसी की बात नहीं करता है, 5 में कुछ फैक्ट फॉलो होता है क्या, नहीं। 5 सिर्फ सामान्य नियम है, सामान्य नियम है तो उसको हिसाब से लिया जाए। तो हमारा काम क्या है सर, उसको एक बार जस्ट जल्दी से देख लीजिए। Evidence may be given in a suit or proceeding of the existence of non-existence of fact in issue or such facts are hereinafter declared। ये hereinafter का मतलब क्या हो गया, hereinafter का मतलब है 6 से 55 तक। ठीक है सर, एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पष्टीकरण देखिए। This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is thus entitled to prove by any provisions of the law for the time being in force relating to the civil procedure। इसका मतलब कोई बताएगा मुझे क्या मतलब इसका, बताइए क्या मतलब होगा इसका। कोई बताएगा इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ ये होता है कि हम बहुत सारी जगह पढ़ते हैं जहां पर एविडेंस दिए जाना अलाउ नहीं होता है। जैसे सेक्शन 123 हो गया, 120 हो गया, 121 हो गया, 122 हो गया, 123 हो गया, 124 हो गया, 125, 126, ये सिविल के वो मामले होते हैं जहां पर एविडेंसेस आपके अलाउ नहीं होते ना, तो आप उनके रिगार्डिंग एविडेंस नहीं दे सकते। ऑल्दो वो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं, मतलब उसने वाइफ को बताया है, वो एक रिलेवेंट फैक्ट है, लेकिन आप वाइफ को बोल सकते हो क्या कि एविडेंस दे। ऑल्दो वो डॉक्यूमेंट ले आया है, क्या आप डॉक्यूमेंट लेंगे। तो ये कहने का मतलब है ऑल्दो फैक्ट रिलेवेंट होंगे, लेकिन जहां पर भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, तो ये सिविल के मैटर है टोटल, 123 हो गया, 124 हो गया, 125 हो गया, इन्फॉर्मेशन कहां से आई, जजेस मजिस्ट्रेट को आप बोल रहे हो कि क्या क्यों ऑर्डर दिया आपने, आप कंपेल कर रहे हो, विवश करते हो उसको। तो ये सर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑल्दो वो रिलेवेंट होंगे लेकिन फिर भी आप उनको एविडेंस नहीं देने देंगे। बात समझ में आई सर, इसका क्या मतलब है। सर एविडेंस एक्ट क्रिमिनल पे भी लगता है और सिविल पर भी लगता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी एविडेंस में लिखा हुआ है कि आप प्राइमरी एविडेंस देंगे, 64 पढ़ो एक बार, 64 देखो जल्दी से 64। अरे तुम हाथ चलाना सीखो अब। जैसे 64 बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस दिए जाएंगे, ना कि सेकेंडरी एविडेंस। बात समझ में आई। तो मान लीजिए सेकेंडरी एविडेंस बन रहा है, प्राइमरी एविडेंस नहीं है पार्टी के पास में, फिर भी उसको शर्त तो साबित करनी पड़ेगी ना 65 की। 65 में जो 7 कंडीशन है उसको साबित करना पड़ेगा कि कौन सा सेकेंडरी एविडेंस ही वांट टू गिव। बात समझ में आई। ऑल्दो वो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैंडेटरीली एविडेंस दें। सेक्शन 5 की जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप इग्नोर कर देते हो ना, इसको इग्नोर कर देते हो, जैसे आप बहुत सी चीजों को इग्नोर कर देते हो पढ़ते हुए, वैसे आपने इसको भी इग्नोर कर दिया आज तक, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पष्टीकरण आवश्यक है। देखिए, A is tried for the murder of B by beating him with the club with the intention of causing his death।
ये थोड़ा सा क्लासेस का अप डाउन से चलता है। मैं आपको बताऊं, जो बच्चे समझ रहे होंगे सर कभी 1 बजे क्लास होती है, कभी 4 बजे क्लास होती है, कभी 3 बजे क्लास होती है क्रेश कोर्स की, इसका एक मुख्य कारण है एपीओ का बैच। क्या कारण है इसका? एपीओ का बैच और एपीओ की टेस्ट सीरीज। अब ये सब खत्म हो जाएगा फ्रॉम 25 25 तारीख को लास्ट टेस्ट है। 25 तारीख के बाद में आपकी जो क्लास होगी हमेशा वो 3 बजे से होगी, 3 से 6। ठीक है ना सर? वो मैंडेटरी टाइम हो जाएगा, वो फिक्स टाइम है, 3 से 6 आपका यही टाइम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अभी 10 दिन की बात हो रही है और इनके 2 5 7 टेस्ट बचे हुए हैं, खत्म करते हैं। फिर अगले महीने से इनके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे, जो सर संडे संडे को चलेंगे। आपके क्लासेस नहीं डिस्टर्ब करूंगा और मैं भी थोड़ा सा इस लेक्चर को क्रेश कोर्स को खींचूंगा रिग्रेस। ठीक है सर? ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बीटिंग हिम विद ए क्लब विद इंटेंशन टू कॉजिंग हिज डेथ। सर ए का क्या चल रहा है? ट्रायल चल रहा है। तो केस बन रहा है स्टेट वर्सेस केस का नाम क्या हुआ? स्टेट वर्सेस ए वर्सेस बी नहीं होगा। क्रिमिनल सिविल केस नहीं है। कौन सा केस है? क्रिमिनल केस है। मर्डर किया ना सर उसका, भाई डंडे से मारा है उसने। बीटिंग क्लब मतलब डंडे, छड़ी, रोड से मारा है। तो उसके ट्रायल में ये सारे फैक्टर इशू बनते हैं। ए इज बीटिंग विद द क्लब, ए इज कॉजिंग डेथ, ए इज इंटेंशन। अब आप देख रहे होंगे सर ये सारे जो भी फैक्टर इशू हैं, ये सारे जो फैक्टर इशू हमने बनाए यहाँ पर, ये एक अफर्मेटिव रूप में है, सकारात्मक रूप में लिखे गए, न कि प्रश्नात्मक रूप में, न कि इंट्रोगेटिव रूप में। क्या ये प्रश्न, क्या क्वेश्चन मार्क लग रहा है इसके पीछे? क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, ये सिविल का केस नहीं है। सिविल के जो इशू बनते हैं उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्रिमिनल के जो फैक्टर इशू बनाते हैं, क्रिमिनल के केसेस में आप जो इश्यूज बनाते हो उसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वो सिंपल सीधा लिख देते हो। अब a shooter does not bring with him and have in readiness for the production of the first hearing a case, a bond on which he relies. The section does not enable to produce proving the contents of subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the CPC. अब सर हमने सिविल में हमने पढ़ा कि सर एक सूट है जहां पर उसको प्रोड्यूस करना था एक डॉक्यूमेंट शुरुआत में। मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया शुरुआत में, क्या बाद में उसको बाद में आप बिना कोर्ट के परमिशन के उसको अलाउ कर दोगे? नहीं करोगे, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड भी इसको मना करता है। If once a document has not been produced by the person, you cannot permit him at the later on stage. जैसे याद करो, ऑर्डर 11 है, ऑर्डर 13 है, प्रोडक्शन इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की बात है। प्रोड्यूस करने के लिए बोला, नहीं लेके आए तो अलाउ नहीं किया जाएगा। यही बात एविडेंस में भी लिखी है 162 163 में। आपने ये प्रोविजन से पढ़े। तो अगर मना किया हुआ है और तुम नहीं लेके आओगे, देन लेटर ऑन स्टेज यू विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट। आगे देखिए 6 में आइए। अब 6 से स्टार्ट होता है 6 से 55 तक। अब यहाँ तक जो भी फैक्ट्स होते हैं सर, वो सब इसमें फॉलो होते हैं। कुछ शब्दों के मतलब समझिए। ये कहता है फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू, मतलब कुछ ऐसे तथ्य जो कभी विवादक थे ही नहीं, वो भी विवादक बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे विवादक? क्योंकि सर वो बन जाएंगे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। वो विवादक के साथ क्या बन जाते हैं? जो विवादक तथ्य है उसके साथ बन जाते हैं, एक सेम ट्रांजेक्शन में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए दूधनाथ पांडे का जजमेंट। दूधनाथ पांडे के केस में होता क्या है कि एक मकान होता है, उसमें पप्पू भैया रहते हैं अपनी बहन के साथ। इधर किराए पे मकान दिया होता है एक वकील साहब को। वकील साहब जो होते हैं वो घर खाली नहीं करते, उल्टा कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं कि डिक्लेयर करो पप्पू भैया की जो बहन है वो मेरी वाइफ है। कोर्ट कहता है कि ऐसा थोड़ी होगा, किसी को भी आप डिक्लेयर थोड़ी कर बोल सकते हो क्यों मेरी वाइफ है। वो बोलते हैं कि हमने मंदिर में शादी कर ली, तो पप्पू भैया का डर है इसलिए वो कभी आगे नहीं आती। एक दिन क्या होता है, पप्पू भैया अपनी बहन को छोड़ने जाते हैं स्कूल। उनकी बहन एक स्कूल में टीचर होती है। छोड़ने जाते हैं, रास्ते में पप्पू भैया गन निकालते हैं और धम 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 4 गोली पप्पू भैया को मार देता है। वो उसका जो एडवोकेट उसके घर में जो रहता है, ठीक है। पप्पू भैया की बहन, वहां पे एक नौकर होता है उनका उसी चौराहे पर जहाँ पे गोली मारते हैं। वो नौकर को बोलती है इसको हॉस्पिटल लेके जाओ भैया को। वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में सीधी एफआईआर दर्ज करवाती है अगेंस्ट सो एंड सो पर्सन। नाम भूल गया मैं उसका। उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराती है। सॉरी, दूधनाथ पांडे तो नाम होता है, क्रिमिनल केस में वो नाम और कौन होगा। हाँ, दूधनाथ पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। तो आप देखोगे कि सेम ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, एक ही समव्यवहार का मतलब क्या होता है कि सर देखो, सुबह सुबह स्कूल जाना, छोड़ने जाना, जब गोली मारते हैं तो पियोन आता है भागते भागते कि दीदी आपके भाई को किसी ने गोली मार दी। तो पियोन भागते भागते आया, ये तथ्य कुछ रिलेटेड नहीं था, लेकिन एक ही लगातार सतत काम में हुआ ना, इसलिए रिलेवेंट हो गया। जैसे मान लीजिए अभी लखनऊ में केस हुआ ना सर, ड्रम में काट के बिल्कुल चॉप करके उसको ड्रम में सीमेंट से भर दिया। अब आप देखोगे कि ड्रम खरीदने गई वो रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन वो क्या बन गया, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। एक ही समव्यवहार में आ गया ना सर। बात समझ में आ रही है? या फिर वो ड्रम उठ ही नहीं रहा था, ड्रम उठाने के लिए 4 मजदूर बुलाए,
ड्रम सीमेंट भर दोगे तो उठेगा कैसे ड्रम? तो ड्रम उठ नहीं रहा था, तो ड्रम उठाने के लिए 4 मजदूर बुलाए, और मजदूर ने बोला है तो बहुत भारी, इसमें क्या है ऐसा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। एक सम व्यवहार का मतलब होता है कि सर चीजें जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई सुबह सुबह। अब गाड़ी पंचर हो गई तो बेचारा बस में गया, बस में गया तो उसकी जेब कट गई, जेब कट गई तो फिर पुलिस स्टेशन गया कि सर मैं बस में गया। तो पुलिस को कहेगा भाई आप इतने अमीर आदमी हो, अच्छी अच्छी ऑफिस में नौकरी करते हो, अपनी गाड़ी से क्यों नहीं गए? तो बोलेगा ना सर मेरी गाड़ी पंचर थी इसलिए मैं आज बस से आया, बस से आया इसलिए मेरा पर्स कटा, पर्स कटा इसलिए मैं पुलिस स्टेशन हूँ। तो आप देखोगे तो सब एक ही साथ ट्रांजेक्शन में चल रहे हैं, ये एक ही व्यवहार में काम हो रहा है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बन गया है, एक ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट जो टूट नहीं रही है बीच में कहीं। जो सीरीज ऑफ इवेंट कहीं बीच में टूटे ना तो वो कहलाती है सेम ट्रांजेक्शन, और वो फॉल होता है यहाँ पर। इसको बोला गया है रेस जेस्टे। क्या बोला गया इसे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस जेस्टे। चाहे फर्क नहीं पड़ता कि वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही है, समझ में? बात जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर एक ही साथ सारी चीजें हो रही है। मान लीजिए बैंक लूटने गए रोबर, ठीक है ना, लुटेरे, डकैती नहीं, रोबरी करने गए, 5 से कम है, रोबरी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बैंक लूटने गए और बाहर पैसा वैसा सब लूट के आ गया, प्लान सक्सेसफुल था पूरा। अरे लेकिन जो एक बाहर आदमी खड़ा था जो कार चला के लेके आता, वो आया नहीं, वो नहीं आया इसलिए वो पकड़ाई में आ गए। उसको भी बाद में पकड़ लिया, तो उससे पूछा कि तू क्यों नहीं आया? उसने बोला यार कार स्टार्ट ही नहीं हुई। आप देखोगे एक प्रोग्राम चल रहा है बैंक के बाहर, एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, वो 500 मीटर दूर खड़ा था वहां पे। जरूरी नहीं है कि सेम ट्रांजेक्शन सब एक ही साथ हो, अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। ये बेसिक फंडा समझ में आया? इट कैन अकर एट डिफरेंट प्लेसेस आल्सो। समझ में आया सर? इसी को सेम ट्रांजेक्शन कहा गया है। एक और बात, जो चीज कहीं पे भी नहीं जाती वो चीज कहाँ चली जाती है? अरे 6 में और 11 में, 6 सब 6 तो सबको पता है, लेकिन वो 11 में भी जाती है। बस इतना समझिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझाना ठीक है। A is the accused of murder of B. Whatever was said and done by A or B by the bystanders or the beating shortly before or it's after the form part of central limited. मतलब ऐसा है, ए और भाई एन ए बी को मारते मारते मतलब पीटते पीटते मार दिया। अब जितने भी लोग आसपास खड़े, जो इनको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या बात चल रही थी, आपस में किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे, वो सब बातें क्या है? रिलेवेंट है सेक्शन 6, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है। सेम ट्रांजेक्शन मतलब होता है सर जो कंटिन्यूस हुआ हो। अरे मान लीजिए एक आदमी को पीटा, एक आदमी को पीटा, तुम उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वाले ने बोला कि हम फर्स्ट एड कर देते हैं, बट यू जस्ट गो टू द एसएमएस हॉस्पिटल। वहां पर आप पुलिस, वहां पे एक पुलिस चौकी है, उसमें आप रिपोर्ट दे दीजिएगा, पुलिस वाले एक फॉर्मल मामला बना देंगे और एक उसको रोज नामचे पे दर्ज कर लेंगे। यू नो व्हाट इज रोज? रोज नामचा इसको बोलते हैं डेली डायरी। क्या बोलते हैं? डेली डायरी। रोज नामचे पे दर्ज कर लेंगे। आप पुलिस देखो, एसएमएस हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें खुद की एक पुलिस चौकी है, जितने भी मारपीट के मामले आते हैं वहां के रोज नामचे में लिखे जाते हैं, समझ में? अब उस आदमी को बोला कि जाओ और मामला दर्ज करा देना, लेकिन वो मामला वो आदमी था डेढ़ होशियार, उसने फर्स्ट एड कराया, वो बोला भाई मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब मैं क्या हो गया हूँ, मैं अब ठीक हो गया हूँ, अब जरूरत नहीं है मुझे। और वो घर गया, घर जाने के बाद रात तो उसकी जैसे करके निकल गई, लेकिन अगले दिन 9-10 बजे उसकी मौत हो गई। वो चाहता है कि उसके घर वाले चाहते हैं कि रिलीफ दिया जाए। अब रिलीफ कैसे मिलेगा? सेम ट्रांजेक्शन कोई काम हुआ है क्या? मान लीजिए फर्स्ट एड लेने के बाद सीधा एसएमएस पहुंचता, तो कहते ना कि सब काम सेम ट्रांजेक्शन में है। सुनना, एक आदमी ने जहर खाया, कोटा की बात है, 4-5 महीने 3-4 महीने पुरानी बात है। एक आदमी ने जहर खाया, जहर खाने के बाद में उसने जो सुसाइड नोट रखा था वो उसकी ऑफिस की जेब में पड़ा था, ऑफिस की तो पॉकेट होती है ना, फ्रंट पॉकेट, उसमें पड़ा था सुसाइड नोट। वो आदमी 8-10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो उसकी वाइफ को भी ध्यान नहीं गया कि उसकी पॉकेट वगैरह चेक करे। असल में ही जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को उसकी जेब से पॉकेट मिली, पॉकेट से मिला। अब उसकी वाइफ कह रही कि सुसाइड नोट का, सुसाइड नोट के आधार पर इन पे केस दर्ज करो। अरे जब वो 7-8 दिन तक जिंदा था तो उसका उसका एक बार स्टेटमेंट डिक्लेयर करा देते, उसका डाइंग डिक्लेरेशन बनवा देते। ऑल्दो डाइंग डिक्लेरेशन सुसाइड नोट भी होता है, लेकिन अब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में चीजें नहीं रही ना।
बात समझ में आ रही है कि इसका कितना महत्व होता है। एक ही समय पर में चीज नहीं थी, फिर टूट गई चीजें। चलिए आगे चलिए, एक और देखिए। ए इज द अक्यूज ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन द आर्म्ड इंसरेशन in the which property is destroyed, troops are attacked, goals are broken open. The occurrence of these facts relevant as forming the part of the general transaction. That A may not be present at all of them. अब सर इसके ऊपर आरोप है कि भाई प्रॉपर्टी को लूटा है, कहीं पे गेट को तोड़ा है, कहीं पे ये किया है, कहीं पे वो किया है। तो ये कह रहा है कि भाई ये जनरल ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि ए हर जगह उपस्थित था। जैसे एक आदमी के ऊपर लगा आरोप कि इसने दंगा भड़काया है, जरूरी क्या कि वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जहाँ दंगा हो रहा है वो वहां पर मौजूद हो? बट इट द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। उसने कोई बात बोली मंच पे खड़े होके, उसके प्रशंसक और समर्थक भीड़ पागल हो गई, घरे तोड़ रही है, मकानों में आग लगा रही है, गाड़ियों को तोड़ फोड़ मचा रही है। जरूरी क्या वो 3 किलोमीटर दूर दंगा हो रहा है वहां पे भी वो साथ हो? बट द इट इज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये एक ही समय व्यवहार का पार्ट है। A sues B for the legal content in a letter forming a part of correspondence. Letter between the parties relating to subject out of which libel arose, forming part of correspondence in the content are relevant facts. They do not contain the libel itself. ऐसा है। अब इसमें क्या होता है सर, ए बी के ऊपर केस कर देता है और ये बोलता है कि उसने कुछ ऐसा लिखा है। दो तरह के होते हैं सर डिफेमेशन, लीबल और स्लेंडर। लीबल मतलब होता है कुछ कहना, स्लेंडर मतलब होता है बोलना। कुछ ऐसा है जो लिखा है, लिखना और बोलना, कुछ चीज जो लिखी गई है। अब वो चीज जो लिखी गई है, जहां से वो चीज अराइज हुई है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को लेटर में गाली गली लिख रहे हैं, पर लिखी किसने ये अभी तक कुछ पता नहीं है। आगे the question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. They were delivered to the several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. अरे सर तुमने सामान मंगाया फ्लिपकार्ट से, अब फ्लिपकार्ट में मान लीजिए सूरत में से सामान, वो सेलर कहाँ का है, सूरत का है। तुम ये थोड़ी देखते हो कि सूरत कौन सा है, तो तुम मंगा लेते हो सीधा, जो तुम्हें ठीक लगता है, वे 3 दिन में आएगा, चलो ठीक है मंगा लो। अब सूरत से जाता है, फिर सूरत से गया अहमदाबाद, अहमदाबाद से आया जयपुर, जयपुर से आया जो आपका नियरेस्ट हब होगा उस पर, और ऐसे करते करते आपके गोपालपुरा में आएगा। ऐसे रहेगा सर, ये सब होता है अगर आप उसको भी ट्रैक करोगे तो। सो द प्रॉपर्टी विल डिलीवर इन मल्टीपल स्टेजेस एंड देयर आर सो मेनी इंटरमीडिएटरी पर्सन। ये सब लोग क्या है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, क्योंकि तुम्हारा पेमेंट एक ही बार हुआ है, ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट हो गया तो दे स्टार्टेड द डिलीवरी। समझ में आई? 7 में आइए फैक्ट सर, ओकेशन कोज इफेक्ट। अब सर ये क्या होता है, साथ समझिए। ओकेशन कोज और इफेक्ट क्या तीन चीजें होती है, समझिएगा सर। ये ओकेशन, कोज, इफेक्ट और एक और चीज है इसमें अपॉर्चुनिटी, मतलब 4 चीजें हैं टेक्निकली इस सेक्शन में। क्या क्या है सर? ओकेशन, कोज, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी। सर ओकेशन को हम बोलते हैं अवसर। क्या बोलते हैं हिंदी में? देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, प्रसंग। क्या लिखा हुआ है? प्रसंग। अब समझिएगा। और कोज को हेतु। मेरे को मेरा ब्रेक उठाना पड़ेगा। लेट मी पिक माई ब्रेक। जी आ जाइए। प्लीज देखिए 2 बार। प्रसंग, हेतु, परिणाम, इसको बोल रहे हैं हम लोग प्रसंग। 2 मिनट समझिएगा सर। अवसर, ये जो प्रसंग है और ये जो अवसर है, ये दोनों साथ में काम करते हैं। कैसे? सर निर्भया जा रही थी बस में, ऑटो उसको मिला नहीं, तो प्रसंग ऐसा बना, ओकेशन ऐसा हुआ कि उसको लेनी पड़ी एक बस। बस में कुछ युवक थे जिन्होंने शराब पी रखी थी। उन युवकों ने अवसर पाके, अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, अपॉर्चुनिटी पाके उसके साथ रेप कमिट किया। ये प्रसंग से ही अवसर निकलता है, हमेशा बात रखना। जब तक ओकेशन नहीं होगा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। जैसे अभी तमिलनाडु में एक हम्पी जगह है, वहां पर 3 महिलाओं के साथ रेप हो गया था, और एक को तो लात मार के नदी में फेंका तो वो बह गया। 3 महिलाओं के साथ रेप हुआ अभी। अब वो महिलाएं रात को 10:30-11 बजे घूम रही थी सुनसान लोकल एरिया में। इट इज एन ओकेशन। उस ओकेशन का क्रिमिनल्स ने क्या बनाया, अवसर। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया।
So all the things are related and connected with each other. ओकेशन ही अपॉर्चुनिटी लेके आता है, ये याद रखना। वैकेंसी आएगी तब तो तुम जज बनोगे, वैकेंसी नहीं आएगी तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्या? तुम्हारी एलएलबी नहीं होगी तो क्या तुम अपॉर्चुनिटी दे पाओगे क्या आरएस बनने की? बात समझ में आ रही है? प्रसंग होगा तो अवसर बनेगा, और हम ऐसे कहें कि अवसर से प्रसंग बनाए, वाई से वर्षा चलता है, दोनों चीजें चलती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कुछ हुआ ही नहीं तो क्या प्रसंग बना? मान लीजिए 2019 की वैकेंसी में तुम एलिजिबल नहीं थे एग्जाम देने के लिए, तो उस प्रसंग का मतलब क्या है जब तुम्हारे पास अवसर ही नहीं है? तो बात समझ में आ रही है? दोनों एक दूसरे के बिना सस्टेन नहीं करते, समझ में आई? अरे 2013 वाली वैकेंसी थी, आरजे सिंह हाई कोर्ट ने कराई थी, उसमें 183 के लगभग बच्चे, 187 सीटें थी, उसमें कितनी सीटें थी? 187 आरजेस बने थे उस टाइम पर, 187 लोग आरजेस बने थे 2013 की वैकेंसी में। अभी तुम 2013 की वैकेंसी को सोचो कि हम क्यों नहीं बने उस टाइम पर? अरे तो तुम्हारे पास प्रसंग ही नहीं था तो अवसर कहां से आता? या फिर अवसर ही नहीं थे तो प्रसंग कहां से आता? टेक्निकल बात होती है कि ये वाइस वर्सा काम करते हैं, समझ में आई बात? आगे देखिए कोज और इफेक्ट क्या होता है। हर एक कोज का हर एक इफेक्ट होता है, हम इसको बोलते हैं हेतुक और परिणाम। हेतुक का मतलब क्या, कोज का मतलब क्या? सर हर वो चीज जिससे कोज आए, जिससे कोज बने, जिससे कारण उत्पन्न हो। जैसे एक आदमी की दूसरे एक परिवार की दूसरे परिवार से लड़ाई है, ठीक है, तो इनके पास में कोज क्या है एक दूसरे को? अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होगी सर, कोज फिर अगर कोज ये है तो फिर मोटिव क्या है, मोटिव है तो फिर इंटेंशन क्या है? अब तो सारा आंसर बता देता हूँ आज मैं आपको। सर कोज क्या होता है, कोज को समझिए, कोज होता है हर चीज को पीछे करने का कारण, मोटिव अलग है, मोटिव अलग है। हम जो हेतु की बात करें दैट इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम मोटिव, मोटिव और इंटेंशन को अलग से बताऊंगा। पहले कोज समझिए, कोज क्या होता है सर? कोज वो होता है कि इमीडिएटली ये काम क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का, लेकिन साथ वाला क्या करता है, चक्कू पकड़ा देता है, चक्कू पकड़ा दिया एकदम से किसी ने हाथ में, इट इज कोज। उस कोज वो एक वहां पर आपको एक हेतुक मिला, उस हेतुक ने एक प्रसंग बनाया, प्रसंग से एक अवसर बना। हाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड ही काम करते हैं। चक्कू दिया, चक्कू हाथ में दिया, चक्कू मारा, चक्कू का परिणाम क्या हुआ? उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सब चीज एक साथ काम करती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप आइसोलेशन में पढ़ो, आइसोलेशन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ओकेशन को देख रहे हो, नहीं, ओकेशन साथ आपको देखना है तो कोज भी देखो। जैसे निर्भया के साथ ओकेशन क्या बना, उसको बस नहीं मिली, जो लड़के बैठे थे उन्होंने शराब पी रखी थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली रेप करने की, लेकिन ऐसा कोज क्यों हुआ? ऐसा कोज क्यों हुआ? उसमें से एक जो लड़का था मुकेश, उसका कुछ दिनों पहले ब्रेकअप हुआ था, वाइफ से झगड़ा हुआ था, वाइफ रूठ के चली गई थी, उसको लगता सारी महिलाएं ऐसी। इफेक्ट क्या हुआ? निर्भया का रेप हुआ, उसकी डेथ हो गई, उसका साथ वाला जो दोस्त था वो सीवियर इंजर हो गया। तो ये सब चीजें कनेक्टेड एक दूसरे से। पढ़िए, फैक्ट्स विच आर ओकेशन कोज इफेक्ट इमीडिएट अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स। ये इमीडिएट भी होते हैं या अदरवाइज भी होते हैं, सुसंगत तथ्यों के साथ में, और या फिर फैक्ट इशू के साथ में है। अब निर्भया की जो मौत हुई या निर्भया के साथ जो रेप हुआ, उसमें प्रसंग भी था, हेतुक भी था, परिणाम भी था, अवसर भी था। देयर इज ओकेशन कोज इफेक्ट एंड द अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें थी वहां पर। जो चीज क्या है फैक्ट इशू के साथ में। यहाँ पर विवादक तथ्य क्या होगा निर्भया वाले मामले में? वेदर सॉरी वेदर क्या, इसमें फैक्ट इशू क्या होगा? निर्भया हैज बीन रेप्ड, यही बात होगी। तो फिर निर्भया हैज बीन रेप्ड बाय, निर्भया हैज बीन गैंग रेप्ड, ये करके क्या होगा, एक विवादक तथ्य बनेगा। फैक्ट इशू क्या होगा, ये होगा। अब जितने भी हम प्रसंग बता रहे हैं या हेतुक बता रहे हैं या परिणाम बता रहे हैं या अवसर बता रहे हैं, ये सब क्या चीज प्रूव कर रहे हैं कि निर्भया का रेप हुआ। बात समझ में आई कि हाउ डज द थिंग वर्क? द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा या लूट कालित करी है। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, भाई लूटने के जस्ट पहले, बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजीशन। अब ये जो चीज है उसके जेब में क्या है सर? पैसा है। पैसा क्या दे रहा है यहाँ पर? ओकेशन। अरे सर प्रसंग है ना, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास कुछ नहीं है लूटने का, तुम लुंगी में गए हो मेले में और एक फटी पुराना बनियान पहन के गए हो, लूटेगा तुम्हें कोई कुछ?
लेकिन वही हाथ में से आईफोन लेके घूम रहे हो, है ना, और घड़ी वड़ी और ये सब चेन वेन पहन के घूम रहे हो, तुम क्या दे रहे हो एक? एंड ही शोड इट, उन्हें बताया भी सबको कि इतना पैसा है अपने पास। अरे 50 तोला कर रहे हो, 50 तोला। अब तो लूटेंगे ही आपको फिर। नो वन विल सेव यू इन दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर जस्ट इनवाइटिंग द ओकेशन। एक प्रसंग आप खुद बना रहे हो। अभी एक जजमेंट आया है यार, यूपी हाईकोर्ट का, एक जस्टिस का। अब यूपी हाईकोर्ट में रेप के ऊपर बहुत ज्यादा जजमेंट आ रहे हैं अभी। उन्होंने बोला कि वो महिला साथ रही है, वो महिला ने शराब पी है साथ में बैठ के, उसको नहीं पता था कि उसका रेप हो जाएगा, और ऐसे बोल के उसको जमानत दे दी। हाँ, अभी रिसेंट 2 दिन पहले आया है। ये भी बहुत अभी तक विवाद में चल रहा है। अरे भाई, और यहीं पे अगर 2 लड़के साथ में शराब पी लेते तब तो आप ये बात नहीं बोलते, भला से उसके साथ अननेचुरल सेक्स हो जाता, तब भी आप ये बात बोलते क्या जज साहब? लड़कियों को ही क्यों? अरे वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी नहीं सकती? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि ओकेशन बन गया है, लोग ओकेशन बन गया कि औरत का रेप हो जाए। ये थोड़ी बात होती है भाई। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द मिस्टेक ऑफ द बॉय, आप क्या देख रहे हो कि लड़की ने ओकेशन दिया, यही बात बोली थी, ये थी लड़की ने अवसर प्रदान किया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है उसमें, द गर्ल हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्पस ऑफ रेप। ये क्या मतलब है? So you cannot deny these basic facts, ठीक है ना सर? The question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by the struggle at the near place where the murder was committed are relevant fact. अब देखो यहाँ पर क्या है, खून जब करने के बाद में, या तो खून जब चक्कू मारा, मर्डर किया, तो जमीन पर खून गिर गया, या गोली चलाई तो वहां पे बंदूक के निशान हो गए, गोली के छर्रे इधर उधर लगे हुए दीवारों पे, तुम जले वाला भाग गए हो, तुमने वहां पे दीवारों में होल देखे, उनको ऐसे रखा हुआ है आज भी। वो सब क्या बता रहे हैं? इफेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको? वो इफेक्ट है, वो प्रभाव है, जले वाला बाग हुआ था। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। सवाल ये, क्या ए ने बी को जहर दिया? सवाल क्या है, क्या ए ने बी को जहर दिया? द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poisons and habits of B known to A which afforded the opportunity for administration of poison are relevant fact. सर ऐसा है कि कुछ आदतें होती है आदमी की जो दूसरा आदमी जानता है। जैसे हो सकता है ना कोई आदमी की आदत हो कि खाना खाने के बाद चाय पिएगा, होती है लोगों की आदत। उसकी आदत क्या पता ये जानता था कि खाना खा लिया इसने, अभी आगे चाय पीने, इसकी चाय में क्यों ना जहर डाला जाए। देखा है ना सर? एंड हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए, मतलब वो जानता है उसकी क्या हैबिट्स है सर। अगर वो जानता है तो उसने उसके पास अपॉर्चुनिटी दी। ये किस चीज का है सर? अवसर का। क्या है ये? जितने भी रेप केसेस होते हैं ना सर, उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अकेलेपन में ही हो सकते हैं। दोबारा, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो अकेलेपन में ही हो सकते हैं। चोरी, हाथ की सफाई की बात अलग है। अब 100 लोगों में कोई जेब काट ले तो अलग बात है, वो हाथ की सफाई है। लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, ये अकेलेपन में ही होते हैं। चोरी, रेप केसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस अकेले में होंगे। तभी तो कहते हैं कि लड़कियों को रात में नहीं घूमना चाहिए। क्यों? कि उस टाइम अवसर ज्यादा बनता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कुछ गलत हो। अब ये थोड़ी ना कि दिन तारे 2 बजे सीधी सीधी चौराहे पर कोई लड़का छेड़ रहा है, कुछ गलत हरकत कर रहा है, उस टाइम नहीं होगा। बात समझ में आ रही सर? अगला है मोटिव प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये क्या चीज होती है सर? इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। आपके अगर आरजेएस के मेंस में इस बार अगर कुछ रेप से संबंधित आता है तो यू जस्ट गो विद द प्रोविजंस, यू जस्ट गो विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द, हाँ, ये जो अपॉर्चुनिटी वाली बात होती है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होती है दैट इज अ वेरी प्राइम कंसर्न इन द रेप केसेस। तो प्रोसिक्यूशन को ये चीज प्रूव करनी पड़ती है। जैसे वो से कहते हैं ना कि सर फोल्स केसेस होते हैं ना रेप के,
उसमें अपॉर्चुनिटी के पॉइंट पर आप केस लीड करते हो डिफेंस में, बोलते हो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कहाँ थी? लड़की खुद होटल में गई है, लड़की ने खुद होटल बुकिंग करी है। किस बात की अपॉर्चुनिटी है? क्या अवसर था? किस बात का अवसर था? आपके साथ होटल बुक कर रहे हो, लड़की खुद होटल बुक कर रही है, एंड देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लेफ्ट ना, फिर अपॉर्चुनिटी बचती कहाँ है? डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। अब आप मैंने भी इस जजमेंट बोल दिया तो तुम भी कल कोई छाप देगी, देखो इन्होंने ऐसे बोला है कि अपॉर्चुनिटी बचती है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। जजेस ने जो बोला है, I cannot completely deny with denying with him with her state or like with his statement also. उसके स्टेटमेंट से completely deny भी नहीं करता, because we don't know the facts of the case, तो हम कमेंट भी नहीं करते। ठीक है ना सर? मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट, हेतु तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण। पहले तो समझिए मोटिव में और इंटेंशन में अंतर क्या है। एक चीज होती है मोटिव, सर ये रिलेवेंट होता है सेक्शन 14 में, ये रिलेवेंट होता है सेक्शन। अब मोटिव क्या होता है? तुम्हारा मोटिव है आरजेएस बनना, लेकिन तुम उस आरजेएस बनने के लिए जो तुम काम करोगे, जो भी तुम काम करोगे, वो तुम्हारा इंटेंशन होगा। जैसे आरजेएस तुम्हारा एक गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए हो सकता है ना तुम 8 से 10 घंटे की लाइब्रेरी लगाते हो रोज, उसको प्राप्त करने के लिए तुम 4 से 5 घंटे की क्लासेस भी लेते हो रोज, उसको प्राप्त करने के लिए तुम 4 से 5 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लगाते हो, उसको प्राप्त करने के लिए तुम 2 से 3 घंटा हिंदी और इंग्लिश को भी देते हो सकता है सर। जब तक एक्ट किया ना जाए आशय पता नहीं लगता किसी के दिमाग में क्या इंटेंशन है, जब तक वो एक्ट नहीं कर रहा। मतलब इंटेंशन जब एक्ट के साथ जुड़ता है तब वो ऑफेंस के लिए रिलेवेंट होता है, तब वो ऑफेंस के फॉर्म में जाता है। तुम्हारे मन में क्या इंटेंशन है? मान लीजिए तुमको बहुत गुस्सा आता है किसी पे, तो बोला खून कर दो इसका, मैं काम मिल जाए भाई, लेकिन तुमने एक्ट थोड़ी किया है, नहीं तुमने आइडियाज एक्सप्रेस किए हैं। तो मोटिव है हेतु, तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है। लेकिन इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन होता है मतलब इसमें कुछ कार्य करो। तुम्हारा हो सकता है आरजेएस का एम हो, क्या पता किसी का कुछ हायर जुडिशरी का एम हो। द एम इज मोटिव, बट वट एवर वर्क यू आर डूइंग अलोंग विद सच एक्ट, दैट इज योर इंटेंशन। जैसे आपने देखा होगा कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में पहली लाइन लिखी हुई है any person any person who does any act with intention to cause death। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसका आशय मृत्यु कारित करना है। ये लाइन लिखी हुई है 299 के ए में भी और 300 के ए में भी। अब कार्य को साथ में लगाए आशय के, मतलब एक्ट को, वहां डेफिनेशन देखोगे आप 299 में कल्पेबल होमिसाइड की मर्डर की, तो एक्ट को साथ में दिया है इंटेंशन के। whoever causes any act with intention to cause death, whoever does any act which causes to intention of death। तो कोई एक्ट करेगा इंटेंशन के साथ तब जाके ऑफेंस की श्रेणी में आता है। इंटेंशन रखना ही ऑफेंस नहीं है। इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए, अरे तुम्हारा आरएसएस बनने का है लेकिन 8-10 घंटे तुम सोते हो, 4-5 घंटे इंस्टा चलाते हो, 4-5 घंटे अपने घूमना फिरना, 2-3 घंटे जब तक इधर उधर बकबक ना करो तब तक, तो फिर काय का इंटेंशन है, काय का मोटिव है। यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स ना। तुम्हारा इंटेंशन तो है लेकिन एक्ट नहीं है, फिर बात समझ में आई? तुम पेपर देते नहीं हो तो फिर वो नो इंटेंशन नो एक्ट, फिर उसमें कुछ मिलेगा नहीं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। बात समझ में आ गई सर? दूसरा समझिए, दूसरा कौन सा था? एक तो मोटिव हो गया, एक प्रिपरेशन हो गया। अरे सर किसी को मारने के लिए आप जहर खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो? यू आर परचेसिंग सम शॉर्ट ऑफ पॉइजन किसी को मारने के लिए। जैसे अभी लखनऊ में उसको मारने के लिए उसने खरीदा ना, उसकी वाइफ ने, मुस्कान, मुस्कान हर नेम मुस्कान ना, मुस्कान ने पीपा खरीदा, इतना बड़ा ड्रम, नीला कलर का ड्रम, गई थी खरीदने। ही परचेज फ्रॉम सम
मुस्लिम कम्युनिटी पर्सन। तो ऐसे किसी ने, ऐसे मैंने एक मीम देखा, चलो मुसलमान एंगल भी आ चुका है। पहले साहिल साहिल नाम चल रहा था तो लोग कुछ शुरू हो गए कि कोई देयर इज समथिंग मुस्लिम, फिर बाद में बोला शाहिल शुक्ला है ये तो। लोग क्या करते, रिलीजियस एंगल ढूंढते हर जगह। लोगों ने ऐसी चुटकी लेते हुए चलो अब मुसलमान भी आ गए हैं, इनसे ड्रम खरीदा था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस पॉइंट, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए यू यू बाय समथिंग। वो तुमने पॉइजन खरीदा, दिस इज प्रिपरेशन। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है ये समझिए। मैंने आपको एक केस बताया था, अफजल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, अफजल गुरु वाला केस था। मैंने बताया था देखो सर, अफजल जम्मू कश्मीर भाग गया जब पार्लियामेंट अटैक होने वाला था। मतलब अफजल, ये 5 लोग थे, 4 लोग गए अंदर, अफजल निकल गया वापस जम्मू कश्मीर। जब पार्लियामेंट अटैक होने वाला, सारी तैयारी करा के क्या चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया अफजल। तो उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था, उसका पूर्ववर्ती आचरण क्या है कि वो जा चुका है, घटना हुई नहीं है अभी तक। एक होती है सर, दो दोस्त जिगरी, दो दोस्त जिगरी, एक दोस्त मर गया, एक दोस्त मिल नहीं रहा, एक दोस्त की डेथ हो चुकी है और दूसरा मिल ही नहीं रहा। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या बता रहा है, दैट ही इज द मर्डरर, वही वही है सर मर्डर, उसी ने मारा है उसे। लास्ट इन थ्योरी जो है, अंतिम बार देखा गया का सिद्धांत, वो भी यहीं से आता है कि सब्सिक्वेंटली तुम मिल नहीं रहे ना फिर उसे, लास्ट सीन तुम अंतिम बार के साथ देखे गए थे। समझ में बात, एनी फैक्ट इज रिलेवेंट व्हिच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स ए मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। सर ये जो होता है मोटिव और प्रिपरेशन, ये काम करते हैं किसके साथ में, फैक्ट इन इशू के साथ में। और ठीक है ना सर, आगे देखिए, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी agent of any party suit or proceeding reference suit or proceeding reference to any fact and issue therein relevant, the conduct of any person or offence against whom the subject of any proceeding is relevant, which has conduct influences or influenced by any fact and issue or relevant fact or whether it was previous or subsequent conduct। ऐसा है सर, अगर कोई भी फैक्टर ऐसा है, कोई भी केस ऐसा है जहां पर प्रभावित हुआ है बाय द वे ऑफ कंडक्ट या फिर बाय द वे ऑफ प्रिपरेशन या बाय द वे ऑफ मोटिव, कोई भी चीज इफेक्टेड है, आपका कोई एजेंट या फिर खुद पार्टी भी, तो भी वो चीज क्या होती है सर, रिलेवेंट होती है, तो भी वो चीज सुसंगत है। एक्सप्रेशन नंबर 1 देखिए, कंडक्ट इन द सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। ये चीज को याद रखिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। सर ऐसा है कि कंडक्ट के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, ठीक है ना सर। एक आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया हाईवे के ऊपर, क्योंकि उस बीवी का उस हस्बैंड का क्या था, कहीं अफेयर चल रहा था, तो उसने क्या किया, रास्ते में अपनी बीवी को मार दिया गोली से, और अपने कार पे भी 4-5 गोली चलाई, ठीक है। और सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाके बोलता है कि लुट गया, बर्बाद हो गया, खुद के सर पे मार रहा है, पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा है। पूछा क्या हुआ, बोले सर हम हाईवे पे जा रहे थे, कहीं खाना खाने गए थे, रास्ते में आदमी ने हाथ दिया तो मैंने गाड़ी रोकी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पत्थर वत्थर फेंके गाड़ी पे, तभी किसी ने गोली मार दी और बीवी को लग गई, मुझे थप्पड़े मार के उतार दिया नीचे और मेरी कार भी लेके भाग गए। जैसे उसने स्टोरी बताई, लेकिन स्टोरी बताने के पहले जो उसने इशारे किए, स्टेटमेंट नहीं, इशारे किए, ये चिल्ला रहा है, छाती पीट रहा है, रो रहा है कि लुट गया, बर्बाद हो गया, पर्स ले गए, बीवी को ले गए, गाड़ी भी ले गए, गाड़ी में बच्चा भी था उसको भी ले गए, मतलब जो इशारे वो कर रहा है थाने में आके, डेट आर द कंडक्ट, वही आचरण है, उसमें कथन नहीं आएगा। भाषण में आ गई सर, द वर्ड कंडक्ट इन सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। अफजल गुरु भाग गया, क्या स्टेटमेंट देखे गया कुछ? एक आदमी अपने दोस्त का मर्डर करके ट्रेन पकड़कर भाग गया कोलकाता, नेपाल बॉर्डर से नेपाल भाग गया, क्या उसने कोई स्टेटमेंट दिया? तो कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आता है, सिंपल सी बात समझ, इस सेक्शन में तो नहीं आता, अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन द एक्ट्स, जब तक कि उसके कंडक्ट में एक्सप्लेन ना कर रहा हो किसी एक्ट को। जैसे जैसे सर पकड़ के रो रहा है, अरे बर्बाद हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तो सर स्टेटमेंट अकम्पनी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्ट, तब जाके कंडक्ट में स्टेटमेंट आएगा। पुलिस वाला लिखेगा अपने उसमें
इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में जब ये थाने आया था तो हमें इसकी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग लगी। देखिए परफेक्ट मर्डर कुछ भी नहीं होता है, इज ऑलवेज एन ओवर एक्टिंग। परफेक्ट मर्डर कुछ होता है क्या? बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, जिसमें कोई सबूत ना मिले। ऐसा कोई केस बना ही नहीं जिसमें कुछ में परफेक्ट, तू परफेक्ट मर्डर इसको कह दो। ठंड लग रही है? हाँ अच्छा, थोड़ी मेरे ऊपर लग रहा है आपको? हाँ अरे नहीं नहीं ठीक है, चलता है सब। चलिए चलिए प्लीज कैरी फॉरवर्ड कीजिए। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट अफेक्ट द रिलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ द, मतलब बाकी सेक्शन को प्रभावित नहीं करता ये। आगे देखिए, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him in his presence or hearing which affects such conduct is relevant। जैसे मान लीजिए एक आदमी खड़ा है और पीछे से कोई चिल्ला रहा है, अरे पुलिस आ गई, पुलिस क्या बोल रहा है? पुलिस आ गई पुलिस। जैसे बोला पुलिस आ गई पुलिस, तो हेड टू हेड सुना और वो भागने लगा। ये भी कंडक्ट हो सकता है ना सर? जो भी चीज उसने सुनी, जो भी चीज उसको उसने सुनी, हो सकता है ना? लिखा ना सर, इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग अफेक्ट्स हिज कंडक्ट। देखिए, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी। सर ए को ट्राई किया गया मर्डर ऑफ बी के लिए। फैक्ट ये था कि ए ने सी का मर्डर किया है, ठीक है? The fact that A murdered C, that B knew that A murdered C, and B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। अब ये क्या बोल रहा है सर कि सर ऐसा है, स्टेट वर्सेस ए का केस बनता है। क्यों बना? क्योंकि इसने क्या किया सर, बी को मर्डर किया। पर बी का मर्डर क्यों किया? ये क्या है सर? ये क्या है सर? मोटिव। क्या चीज है ये है हेतु। क्या है ये? हेतु। मोटिव है ये मोटिव क्यों आया सर यहाँ पर? क्योंकि ये जानता था कि इसने सी का मर्डर किया है और ये बात इसको पता थी, तो इससे पैसे लूट रहा था। आगे देख लीजिए, A sues B upon a bond for the payment of money, B denies the making of bond। मतलब ए बी के ऊपर केस फाइल करता है, लेकिन बी बोलता है कि भाई मेरा कोई बॉन्ड नहीं है, मेरा कोई बंद पत्र आपसे नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है आपके बंद पत्र से। The fact that at a time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant। तो ये क्या था सर? उसने बॉन्ड क्यों लिया था? यहाँ पर वो मना कर रहा है कि ये बॉन्ड मेरा नहीं है, लेकिन मोटिव था उसके पास। क्या था? हेतु। तूने बंद पत्र क्यों लिया था? वो इसलिए लिया था भाई क्योंकि तो पैसों की जरूरत थी। हो सकता है ना? तो वो चीज बता सकते हो। सी ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय द पॉइजन। ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ए प्रिक्योर्ड द प्रोविजन। अभी जो प्रिक्योर किया है, मार्केट से जो खरीदा है, ये क्या बताता है सर? तैयारी बताता है, ठीक है? द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। सवाल ये है क्या तो सर्टेन डॉक्यूमेंट जो है विल है, वसीयत है एक ही। द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ एलिस विल ए मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर्स व्हिच द प्रोविजंस ऑफ द एलिस विल रिलेट and he consulted वकील्स in reference of the making the will and that he caused drafts of other wills prepared which it did not approve are relevant। ये सब किसका है सर? आपके हो तो प्रिपरेशन बोल दो, आपको तो प्रीवियस कंडक्ट बोल दो, आपको जो कहना है आप कह सकते हो। सर वसीयत के पहले क्या कर रहा है वो आदमी? वो जांच पड़ताल कर रहा है, वकीलों की टीम तैयार कर रहा है ताकि उसको उसकी विल को डिस्प्रूव कर सके। तो आप कह सकते हो कि वो प्रिपरेशन में भी लगा हुआ है। आप कहो तो उसको बोलते हो सर ये पूर्ववर्ती उसका आचरण भी है, उसमें भी ये फॉल कर जाएगा। A is accused of crime. The facts that either before, at a time, after release the crime, A provided evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidences and prevented the presence and procured the absence of the persons who might have been witness or suborned person give false evidence respecting it are relevant। सर ऐसा है कि एक अक्यूज गया क्राइम के ऊपर और क्राइम के ऊपर जाने के बाद में वो एविडेंसेस को वहां पर डिस्टोर कर रहा है, तो ये क्या चीज बता रहा है? उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पश्चातवर्ती आचरण बता रहा है उसका। समझ में आई बात? ये सब क्या है उसका? उसका पश्चातवर्ती आचरण है।
The question is whether A robbed B. The facts that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for the man who robbed B, and that immediately afterwards A ran away are relevant. जैसे पता लगी कि पुलिस आ रही है and he ran away from the scene. The question is whether A owes B rupees 10,000 rupees. सवाल ये है क्या A ने B से 10,000 रुपए लिए हैं. The fact that A asked C to lend him money and D said to C in A's presence anything, I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees. A went away without making any answer are relevant facts. एक आदमी पैसे मांगने आया, दूसरा आदमी बोलता है कान में धीरे से, भाई इसको पैसे मत देना, पहले 10 लोगों के पैसे खा के बैठा है. ये सुनते ही वो चुपचाप उठ के चला गया वहां से. ये सब क्या बता रहा है उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट बता रहा है कि भाई ठीक है यार. The question is whether A committed a crime. The fact that A absconded after receiving a letter warning him that an inquiry was being made for the criminal and the contents of the letter are relevant. समझ में आई सर? जैसे ही उसको एक लेटर मिला कि भाई क्रिमिनल्स के खिलाफ, जैसे अभी मान लीजिए ऐसे ही भर्ती हुई थी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, जैसे लोगों को पकड़ने लगे, लोग छुट्टियां लेके चले गए, लोग भागे दूर दूर, आए नहीं हुआ. बताओ ऐसा ही भर्ती में कितने सारे लोग जो भागे, कोई किसी को तमिलनाडु से पकड़ के ला रहे, किसी को केरला से, कोई केरला में मजदूरी कर रहा है उसको पकड़ के ला रहे, एसडीएम पकड़ लिया उस बेचारे. यार क्या फूटी किस्मत, हनुमान राम. अब आप सोचिए कि कितनी खराब किस्मत. तो जैसे ही पता लगा कि यार ये ऐसा हुआ है, सब इधर उधर भागे. They all have dispatched somewhere. So this is like the things work ना. A is the accused of crime. A accused है crime का. The fact that after the commission of the alleged crime he absconded, was in possession of the property and the proceeds of property acquired by the crime and attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant. सर उसके पास क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक अक्यूज था क्राइम का, ठीक है सर, वो चोरी चुराई हुई संपत्ति के पोजीशन में था और वो क्या कर रहा था, उसको डिस्पोज करने की, छुपाने की कोशिश कर रहा था. तो सब सब्सिक्वेंट कंडक्ट है. द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेविज्ड. सवाल ये था कि क्या, सवाल ये है सर यहाँ पर कौन सा लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन आई, लेजिस्लेशन नंबर कौन सा है ये, जे. सवाल ये है क्या उसके साथ रेप हुआ है. अब रेविश का मतलब बहुत रेप के सेंस में नहीं आता है. रेविश का मतलब होता है किसी को क्रश आउट कर देना, उसको रेविश हम लोग उस वर्ड में समझते हैं. अब रेप के केस में समझिए क्या उसका बलात्कार हुआ है. द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज डेट शी मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम. मतलब जैसे उसका रेप हो गया, उसने क्या किया सर, तबाह कर देना, बर्बाद कर देने वाले सेंस में होता है. लेकिन देखिए इंग्लिश में तो रेविश लिखा हुआ है मतलब कि बर्बाद किया है या तबाह किया है, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है बलात्कार. वहां रेप के बारे में बात कर रहा है, तो तुम हिंदी में समझ लेना. रेविश मतलब होता है बर्बाद करना, क्रश कर देना किसी को, क्रश समवन, ठीक है ना. सर उसने क्या किया, रेप के जस्ट बाद में एक कंप्लेन बनाया, उसने कंप्लेन लॉन्च करी, तो उसकी क्या बता रही है, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट बता रहा है. द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रेविज्ड नॉट रिलेवेंट. ऐसा है कि अगर वो कंप्लेन दिए बिना ये बोल रही है कि उसका रेप हुआ है, कंप्लेन दिए बिना बोल रही है उसका रेप हुआ है, तो वो चीज क्या रिलेवेंट नहीं है, वो फिर सुसंगत नहीं होगी. एक्सेप्ट उसके भी एक्सेप्शन है कि अगर उसने 32 में दिया है तो हाँ फिर वो रिलेवेंट हो जाएगी. और तो उसने कंप्लेन नहीं कराई हो, कंप्लेन नहीं कराएगी तो भी 32 के अंदर टाइम डिक्लेरेशन के अंदर वो चीज क्या हो जाएगी, रिलेवेंट. या फिर कोरोबरेटिव एविडेंस के अंदर वो चीज रिलेवेंट हो जाएगी. बात समझ में आई. संपुष्ट करने वाले बाकी साक्ष्यों में वो चीज सुसंगत हो जाएगी. बस सिंपल सी बात समझ लीजिए. समझ में आया क्या समझाया, दोबारा समझाऊं. अरे कहने का मतलब ये है कि सवाल ये कि रेप हुआ है नहीं हुआ. अगर उसने रेप के जस्ट बाद कोई कंप्लेंट डाली है, उसका मतलब क्या है कि ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, पश्चातवर्ती रेप होने को, ऑफेंस होने के बाद में जो उसका कंडक्ट, उसका आचरण है वो बता रहा है. लेकिन अगर उसने कंप्लेंट नहीं डाली है तो फिर वो रिलेवेंट नहीं होगा, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी उसको. द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रॉब्ड. सवाल ये क्या, एक और
एक क्या, एक को लूटा गया। That the fact soon after the alleged robbery, he made a complaint relating to the offence. The circumstances under which the terms of in which the complaint was made as relevant. वे जिन circumstances में उसने complaint दी थी, वो सब चीजें क्या है, relevant है। और ये क्या बता रही है, subsequent conduct को बता रही है, पश्चातवर्ती आचरण को बता रही है। The fact that he said he had been robbed without making any complaint. अगर उसने complaint नहीं दी है, suppose he had not made any complaint, उसने कोई complaint नहीं दी है, ठीक है ना सर, उसने कोई परिवाद नहीं दिया है, तो फिर वो रिलेवेंट नहीं होगा, तो फिर वो सुसंगत नहीं होगा। लेकिन डायन डिक्लेरेशन के रूप में वो रिलेवेंट होगा और कोरोबोरेशन के रूप में रिलेवेंट होगा। 9 में ये फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस द रिलेवेंट फैक्ट। इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अफेक्टिंग इशू और रिलेवेंट फैक्ट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट which support or rebut the inference by the fact and issue relevant fact. Second point, which establish the identity of person of thing. This is the third point. Or fix the time or place which any fact and issue may be relevant happened. This is the fourth point, which show the relation of the parties and whom any is transacted. This is the, ये 5 पॉइंट है सर, 5 तरह की बातें यहाँ पर रिलेवेंट होती है। सेक्शन 9 सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है, 5 चीजें और है। पहला पॉइंट समझिए, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस इफेक्टिव इशू और रिलेवेंट फैक्ट। याद करो, हम जब लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं हम, लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं या फिर लॉफुल क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा मेन काम क्या होता है कि एक इंट्रोडक्टरी फैक्ट बताना कि क्या करता है आदमी या फिर क्या करते हैं ये लोग। आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस आदमी को, एज विटनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर एज ए क्रॉस एग्जामिनेशन लेने जा रहे हो, तब आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आप जब बेसिक इंट्रोडक्शन किसी आदमी का देते हो, देन इट इज रिलेवेंट, टू सर्टेन एक्सटेंट, तो वो सुसंगत होता है। एक और बात समझिएगा, काइंडली अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स आल्सो। दूसरा है टू सपोर्ट और रिबट द इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय द फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। सर कोई भी चीज को सपोर्ट करना कहाँ होता है सर, 157, और खंडन कहाँ होता है सर चीजों का, 145। ये हमने पढ़ा है सर। आप सपोर्ट करोगे मतलब कोई भी फैक्ट जो सपोर्ट करता है या फिर खंडन करता है, या तो कोरोबरेट करता है या फिर रिबट करता है, वो चीज क्या है, रिलेवेंट है। थर्ड चीज देखिए, which establish the identity of a thing of any person whose identity is relevant। यहाँ पर सर कुछ सेक्शंस लिख लीजिए। एक बार कंफर्म करना, 53 नहीं है क्या, कंफर्म कीजिए प्लीज एक बार। गुड, सीआरपीसी इसका नहीं सर, सीआरपीसी कंफर्म कीजिए एक बार। सीआरपीसी 53 है, देखिए ये भी प्रोविजंस पढ़ने, जो थर्ड पॉइंट है ना सर, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी पर्सन हुज आइडेंटिटी। यहाँ पर सर दो चीजों की आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन भी होता है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग भी होता है। आप जब भी चोरी होगी, ठीक है ना सर, जैसे मान लीजिए जजमेंट राइटिंग में आया चोरी, हाँ एग्जामिनेशन है, 54A होगा, फिर किसी बच्चे ने लिखा तो है, मेरे को गलत सेक्शन याद रह गया। हाँ 54 है सॉरी 54 है, मुझे डाउट होता है ना तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 54 है, देखिए सर ऐसा है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। जजमेंट राइटिंग में क्या होता है सर, सुनिएगा, जजमेंट राइटिंग में अगर चोरी का जजमेंट आता है, किसका जजमेंट आता है, चोरी का, रोबरी का, डकैती का जजमेंट आता है, तो जजमेंट राइटिंग में ये पॉइंट लिखना है सेक्शन 9 कि हमने उस आदमी को बुलाया जिस आदमी का सामान चोरी हुआ था, एंड ही आइडेंटिफाइड द सेम बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑल्सो। हमने उसकी पहचान शिनाख्त करवाई। क्या लिखते हैं हिंदी में एक लाइन होती है, हमने उसकी, एक तो शिनाख्त परेड तो अलग होती है, हमने उस चुराई गई संपत्ति की पहचान कराई, उसकी शिनाख्त करवाई, और हमें मालूम हुआ कि ये चुराई हुई संपत्ति वही है जो कि स्वामी से प्राप्त की गई थी। It is recovered from the, that was stolen from the owner. The owner has himself identified the property and it is relevant under section 9 of the Indian Evidence Act। और ये धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है तथा इसको सम्यक रूप से भी साबित किया जा चुका है, ट्रायल के समय भी, विचारणा के समय भी इसको सम्यक रूप से, and it has been sufficiently duly proved at the time of the trial also। ये लाइन लिखनी होगी आपको
किस किस के जजमेंट्स में? जब प्रॉपर्टी का जजमेंट आएगा, असल में जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, क्रिमिनल ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का हो जाता है। तो इसमें सर क्या होता है, इसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने होते हैं सेक्शन 9 के साथ में। सर डिफरेंस क्या है 54A में और 191 में? सर ऐसा है कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोग लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड यूजुअली पुलिस ऑफिसर, आइडेंटिफिकेशन परेड यूजुअली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी लेता है। जहां पर कोई आदमी मेंटली या फिजिकली चैलेंज है, ये 291 में लिखा हुआ है, जहां पर कोई आदमी मेंटली या फिजिकली चैलेंज है, तो उन केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते हैं। दे आर आल्सो एम्पावर्ड टू डू द आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड का एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है? शिनाख्त परेड की साक्ष्यक महत्व क्या है, साक्ष्यक मूल्य क्या है शिनाख्त परेड का? ये आंसर सुन लीजिए, इसका साक्ष्यक मूल्य सिर्फ और सिर्फ एक संपुष्टि का है। क्या है ये? बहुत सारवान, मतलब सारवान नहीं है, मतलब इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज ओनली कोरोबरेटिव एविडेंस। क्या है ये? एक और आता है यहां से सवाल कि स्नीपर डॉग जो होता है, स्नीपर डॉग सूंघता है जो, स्नीपर डॉग का एविडेंस क्या होता है? वो एक साइंटिफिक एविडेंस है। कौन सा बोलेंगे उसे? वो साइंटिफिक एविडेंस है, ठीक है ना सर? वो एक्सपर्ट की तरह लेते हैं उसको। किसकी तरह लेते हैं? डॉग को एक्सपर्ट माना गया है, लेकिन वो सेक्शन 9 में भी रिलेवेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिफाई करते हैं सर कुत्ता सूंघ के, वो इट इज साइंटिफिक एविडेंस। बात समझ में आ रही सर? ये सवाल आता है इससे। चौथा पॉइंट देखिए, जो भी चीजें फिक्स टाइम और प्लेस पर अलग अलग जो चीज हो रही है, फिक्स द टाइम या प्लेस जो चीज बता रही है, कोई भी चीज अगर समय बता रही है आपको, किस को घटना कब घटित हुई है उसके बारे में। ऐसे एक पंडित जी थे, उन्होंने आर्य समाज मंदिर में 1985 में 17 दिसंबर 1985 में किसी की शादी करवाई है। 17 दिसंबर 1994 को किसी की 17 दिसंबर 1994 को किसी की शादी कराई किसी मंदिर के अंदर, एक पंडित जी ने, आर्य समाज वालों ने। उन्होंने एंट्री करी बतौर रजिस्टर के अंदर। तो कोई भी चीज जो क्या फिक्स करे, टाइम भी और प्लेस भी, तो वो चीज रिलेवेंट होती है सेक्शन 9 में। 9 सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स ही या पर्सन ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन थिंग का भी हो सकता है और पर्सन का भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इसमें बहुत सारी चीजें और है। 5 चीज देखिए, जब कभी भी सर कोई भी चीज रिलेशन शो करे पार्टीज का, क्या करे, संबंध स्थापित करे, तो वो तथ्य यहाँ पे भी सुसंगत होता है। जैसे आप सेक्शन 50 पढ़िए, कौन सा पढ़िए? 50 में बताया कि नातेदारी में आप राय देता है, कोई भी आदमी रिलेशन के बारे में ओपिनियन दे रहा है, इसमें आप 112 को भी लेके आ सकते हो। 112 भी आएगा इसमें, तो लेजिटिमेसी भी आएगा। वो भी क्या बताते हैं? रिलेशन बता रहे हैं ना सर, रिलेशन ऑफ पार्टीज, कि ही इज द सन, लिखा हुआ है ना दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट पर्सन, ये लिखा हुआ है कि वो उसका धर्मज पुत्र है, पुत्र है, ऐसा कुछ लाइन लिखी होगी उसमें। देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस, 32E-F भी होगा, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस जो रिलेशन के बारे में और बात करते हैं। तो मतलब सेक्शन 9 जो है वो सिर्फ कन्फाइन नहीं है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग और पर्सन को लेके, देयर आर 5 मोर पॉइंट्स आल्सो गिवन इन अंडर सेक्शन 9। अब थोड़ा सा सोच को ब्रॉड कीजिए। बड़े बड़े एक्ट हैं सर, ये 2-5 दिन लगेंगे तो लग जाएंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ठीक है ना? लेकिन नंबर यहीं से आएंगे। ये मेजर सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दूंगा तो फिर किसमें ध्यान दूंगा? देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल। सवाल ये है, क्या जो ये दिया गया दस्तावेज है, क्या ये विल है, क्या ये वसीयत है? क्या ये दिया गया दस्तावेज ही वसीयत है? सवाल क्या है? वेदर द गिवन डॉक्यूमेंट इज ए विल। क्या दिया गया दस्तावेज एक वसीयत है? सवाल ये था। The state of A's property in his family at the date of Ellie's will may be relevant fact। ऐसा है कि जो एक ही प्रॉपर्टी आप बता रहे हो और उसकी फैमिली की जो ट्री बता रहे हो, आपकी कौन कौन परिवार में था, कौन कौन कहाँ का प्रॉपर्टी थी, आप बताइए जो 5 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट फॉल हो रहा है इसमें? कौन सा पॉइंट लग रहा है इसमें? बताइए मुझे, बताइए कौन सा पॉइंट लग रहा है इस समय? विच पॉइंट इज अप्लाइंग हियर? बताइए कौन सा पॉइंट यहाँ पर लग रहा है? विच पॉइंट इज एप्लीकेबल हियर? अरे फर्स्ट लग रहा है, सिंपल सी बात है, इतना क्या दिमाग लगाने का है? इंट्रोड्यूस कर रहा है ना सर कोई फैक्ट को, क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है बस,
A sues B for legal impunity in disgraceful conduct to A. B affirms that the matter relates to B. Libius is true. The position of the relation. अब यहाँ पे क्या रहा है? The position in the relation of parties at the time of the libel was published as the introductory facts in issue. अब ये क्या है? एक तो रिलेशन की बात कर रहा है, तो मतलब टेक्निक देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या लग रहा है सर? एक तो लग रहा है चौथा, कौन सा लग रहा है? रिलेशन कौन सा? रिलेशन पांचवा है ना, एक पांचवा भी लग रहा है और एक पहला भी लग रहा है, फर्स्ट और पांचवा दोनों लग रहा है इसमें. The particulars of dispute between A and B about a matter unconnected to relationship are irrelevant, though there were dispute may be relevant, but it affected the relation of the A and B. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? The particulars of dispute between A and B, the matter unconnected with the alleged libel are irrelevant. कहने का मतलब क्या है सर? मान लीजिए और भी कोई डिस्प्यूट था इनके बीच में जो कि उससे कनेक्टेड नहीं है, जो कि उससे संबंधित नहीं है, वो सब क्या हो जाएगा? वो सब हो जाएगा विसंगत. बाकी सारी चीज क्या है सर? सुसंगत है. बाकी सब चीज रिलेवेंट है एंड द अदर थिंग्स आर इररिलेवेंट. देखिए जितना समझ में आता है ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाऊंगा उस दिन समझाऊंगा बाकी बच्चों को, ठीक है ना. एविडेंस में समय लगता है, और जिसको अगर पढ़ने की इच्छा है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 80 लेक्चर लिए एविडेंस के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, और सीपीसी में 110 लेक्चर हैं. गो एंड टुक द लेक्चर्स, they are very in depth lectures. आगे चलिए. A is accused of crime. That the fact that soon after the commission of crime absconded from his house is relevant under section 8 as a conduct subsequent and affected by the fact in issue. आगे देखिए. The fact that at the time of when he left home he had sudden and urgent business at the place which he went is relevant, tending to explain the fact. मतलब ऐसा है कि एक आदमी के ऊपर मर्डर करने का आरोप था, ठीक है ना. अरे ये दो दोस्त थे, एक दोस्त को जाना था दुबई, एक दोस्त को क्या जाना था? दुबई घूमने के लिए 5-7 दिन के लिए, और दूसरा दोस्त है उसकी जिस दिन वो दोस्त गया उसी दिन उसकी किसी ने हत्या कर दी, और ये सोच के समझ के करी कि यार ये दोनों दोस्त है, अगर अभी इसको मार दूंगा ना मैं तो शक उसके ऊपर जाएगा और 5 ही दिन में तो मैं एविडेंस मिटा दूंगा सारे. उसने ये सोच के हत्या करी उसकी, ठीक है. अगर उसने वाकई में मर्डर किया है और वो भाग गया है तो फिर वो रिलेवेंट है सब्सिक्वेंट कंडक्ट सेक्शन 8. लेकिन अगर वो कोर्ट में आके एक्सप्लेन कर देता है, इंट्रोड्यूस कर देता है उन फैक्ट्स को जो फैक्ट्स न्यायालय से छुपे हुए हैं, मान लीजिए वो बोल देता है कि सर मैंने तो 4-5 महीने पहले टिकट करा रखी थी, मेरे तो घूमना कंफर्म था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखो कब उसकी हत्या हुई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि खाना आधा पचा हुआ है. खाना आधा पचा हुआ है मतलब अगर रात को 9 बजे खाना खाया है तो खाना पचने लगता है 6 घंटे. 9 बजे खाना खाया तो 6 घंटे मतलब सुबह 3-4 बजे तक खाना पच जाएगा आपका. अगर फूड हाफ डाइजेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो मर्डर है वो रात को 1 से 2 के बीच में हुआ है. ऐसे तो पता लगता है टाइम. तो कोई भी चीज जिससे टाइम पता लगता है वो भी रिलेवेंट होता है सेक्शन 9 में, मैंने आपको बताया. तो 1 से 2 के बीच में खाना बचा हुआ है. जैसे निर्भया वाले केस, उसमें आरुषि वाले केस में उसका हाफ डाइजेस्ट फूड था आरुषि के पेट में. उसका मतलब क्या है? रात में 10-10:30 बजे डिनर किया था और हाफ डाइजेस्टेड फूड मतलब रात को 1:30-2 बजे उसकी डेथ हुई है. आप ये समझ लीजिए. तो कोई भी चीज जो कि फिक्स टाइम या डेट को बताती है वो भी सेक्शन 9 में रिलेवेंट है. अब इस केस में आते हैं हम, जहां वो बताता है कि उसको कोई अर्जेंट बिजनेस आ गया था, इस वजह से सर वो उसको जाना पड़ा दुबई. अगर वो ये चीज इंट्रोड्यूस कर देता है सेक्शन 9 में तो वो 9 के पहले पॉइंट में चला जाता है. डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट. डिटेल्स क्या है? मतलब डिटेल्स रिलेवेंट नहीं है. डिटेल्स जो है, जो डिटेल्स दे रहा है वो सुसंगत नहीं है. रिलेवेंट क्या है कि वो बता रहा है कि दैट वाज सडन एंड अर्जेंट, वो चीज रिलेवेंट है. अब ये बता रहा है कि देखो मैं दुबई में यहाँ रुका था, देखो मेरा बुर्ज खलीफा वो ऐसे पकड़ के फोटो, वो रिलेवेंट नहीं है. रिलेवेंट क्या है कि क्यों अर्जेंसी में तेरे को जाना पड़ा, वो चीज सुसंगत है. ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? ये इसको सबको छोटी छोटी बातें सर, ये ना ये सब चीजें ध्यान नहीं देते. ठीक है सर, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं दोगे. जब पूरा फैक्ट देगा ना आपको वो, मान लीजिए उसने आपको पूरी 3-4 लाइनें दे दी, डिटेल्स ऑफ द बिजनेस आर लेफ्ट, आर रिलेवेंट, आर नॉट रिलेवेंट, एक्सेप्ट दे आर रिलेवेंट. अब वो इस पूरे से एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन बना सकता है नन ऑफ द वो करके. और यही करता है आरजेस. क्या करता है? नया सवाल कहां से लाएगा? ऐसे बनाते. तो प्लीज एक एक शब्द को बहुत बारीकी से पढ़िए. कोई बात नहीं, मैं तो साथ साथ ही लूंगा. फिर अभी मान लीजिए
जजमेंट आ गया इस महीने सुप्रीम कोर्ट का और नेक्स्ट 45 डेज दे दिया आपको एग्जाम के लिए, तो फिर उस टाइम क्या करोगे? मुझे भैया तुम्हें जज बनाना है, भले से इस टाइम तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट करा दूंगा मैं, बार बार टेस्ट लेके, हर वीकेंड टेस्ट में फंसा के, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम तुम्हें जज बनाने का है। आप मेरे विजन से सोचिए, प्रीलिम्स निकलेगा तो ना मेंस में कुछ करोगे? क्या करोगे आंसर राइटिंग का जब प्रीलिम्स नहीं ना क्लियर हो रहा है तुम्हारा? प्रीलिम्स निकला तो ना बाकी काम करूंगा तुम्हारे पे। If you are not qualifying for the even for the prelims, how would I work with you? अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर काम करूं, तो लेट द प्रीलिम्स क्लियर। ठीक है सर। A choose B for the inducing C to break the contract services made by him to be A. On leaving A service says, I am leaving you because B has made me a better offer. The statement is relevant fact as explained. वो explain कर रहा है सर उसको, ठीक है ना? A is accused of theft, is seen to give the stolen property. B says that A says you are to hide this. B statement is relevant as a explanatory of fact. A is tried for riot and proved to have a march at the head of mob. The cries of the mob are relevant. The explanatory nature, जो भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए वो सब चीजें क्या है सर? रिलेवेंट है। देखिए, आप जब जिसको जो आप मानते हैं ना आइडेंटिफिकेशन, उसका तो एक इलिस्ट्रेशन भी नहीं है सेक्शन 9 में। एक दूसरे लाइन है सर, लेकिन आज तक पूछा नहीं है। सुनिएगा बात नहीं, आज तक पूछा नहीं है उस 4 पॉइंट्स को किसी भी एग्जाम में, लेकिन पूछेगा डेफिनेटली वन डे ही विल आस्क। और जिस दिन उसने पूछ लिया ऐसा कि द फैक्ट्स आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन अंडर विच सेक्शन दे आर रिलेवेंट, सबके सब घल हो गए, कोई नहीं पढ़ता। सेक्शन 9 में एक लाइन लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग, नहीं, दैट इज नॉट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी स्मॉल पार्ट। स्किल एसेसमेंट्स में देख लीजिए, एक भी चीज में आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो प्लीज करो, पढ़ने का पैटर्न बदलिए। सेक्शन 10 में आइए। सेक्शन 10 ऐसे बोलता है सर, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। सुन लीजिए इधर एक बार और ध्यान से समझिए। ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद मैं कल पढ़ूंगा, ठीक है ना? समय लगेगा, लग जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इस सैटरडे तक आपको एविडेंस खत्म करने का है, मेरा टारगेट है। और जे भी करूंगा स्टार्ट। जे में टाइम नहीं लगता इतना, जे विल नॉट टेक मच टाइम। अब देखिए और समझिए 2 मिनट इधर। देखो सर, ऐसा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की हम बात करते हैं, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक आदमी वो होता है जो आदमी छुप के काम करता है। क्या काम करता है? छुप के। वो आदमी बचना नहीं चाहिए, वो आदमी कभी सामने नहीं आता, वो हमेशा शेडो में रहता है, पीछे रहता है, वो आदमी सामने कभी नहीं आता। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी चीज होती है, जैसे तुमने किसी को, जैसे मान लीजिए हथियार मिले, अबेटमेंट किया, दुष्प्रेरण भी क्या है? एक तरह से दुष्प्रेरण भी एक तरह से कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट है। अब होता क्या चीज है कि मान लीजिए हथियार में आए कहीं से, या फिर तुमने रिक्रूट किया किसी को गैंग के अंदर, एक आदमी रिक्रूट कर रहा है, एक आदमी फाइनेंसिंग संभाल रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे स्टेट ऑफ राजस्थान या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर करना है, बेजिंग वॉर करना है, युद्ध लड़ने के। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप जाओ हथियार इकट्ठे करोगे, यू विल गो एंड कलेक्ट द वेपन। आप जाओ, मेन पावर चाहिए, आप फाइनेंसेस मैनेज करो। आपको मैंने बोल दिया कि रेकी करो, जहां पर हम इजीली अटैक कर सकते हैं। सबको टास्क दे दिया मैंने, और मैं, हो सकता है कि मैं आपसे जो कांटेक्ट कर रहा हूँ थ्रू वी आर प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ गेम, पबजी एंड ऑल, उससे हम लोग चैट कर रहे हैं जो ट्रेसेबल नहीं है, जिसकी डेटा हिस्ट्री कोई नहीं रखता। बात समझ में आ रही है? हम ऐसी जगह चैट करते हैं जहाँ किसी को पता ही नहीं लगता कि हम लोग वहाँ चैट कर रहे हैं, जो ट्रेस नहीं हो पा रही है। बात समझ में आई? सेक्शन 10 उनके लिए है कि जो मास्टर माइंड होता है वो बचना नहीं चाहिए। आपको सेक्शन बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, where there is a reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offense, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने कॉन्स्पायरेशन की होगी कोई ऑफेंस करने के लिए, या फिर किसी एक्शनेबल रॉन्ग के लिए। एक्शनेबल रॉन्ग का मतलब होता है सिविल मैटर। सिविल मैटर में तो हो सकता है ना सर? सर सिविल मैटर में तो क्या हो सकता है सर? सिविल मैटर के अंदर भी क्या हो सकता है? सिविल मामलों के अंदर भी
सिविल मामलों के अंदर भी तो हो सकता है सर कॉन्स्पिरेसी हो, सिविल कॉन्स्पिरेसी भी तो होती है, जरूरी है क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, सिविल कॉन्स्पिरेसी की बात भी हो सकती है। आगे देखिए, एनीथिंग सेड, डन और रिटन by any of such person in reference of their common intention after the time when such intention was first entertained by one of them is relevant fact as against each of persons believed to be conspiring as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was party to it, any such person was party to it। अब होता क्या चीज है सर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, आपराधिक षड्यंत्र में ऐसा होता है, ये एक आपराधिक षड्यंत्र, कैसे समझाऊं, मैं समझाऊंगा तो सही, ठीक है सर, यहाँ समझा रहा हूँ, आईपीसी में नहीं समझाऊंगा। समझिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा ये। आपराधिक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज वी आर टॉकिंग राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो कॉन्स्पिरेसी में डेफिनेशन में आता है एक शब्द इलीगल, क्या शब्द है? इलीगल 3 चीजों से बनता है, लास्ट क्या है? बताओ लास्ट क्या है, बताओ, चलो क्या है बताओ। 43 में डेफिनेशन दी हुई ना इलीगल अवैध की, आईपीसी 43, याद आ रहा है कुछ? आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के उस पार्ट को समझने जा रहे हैं, ये मैंने बताया रीचा आप लोगों को तो, अरे भाई साहिल आपको पढ़ाया था मैंने, बताइए, बॉक्सों में बताया था। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आप समझिए, कोशिश कीजिएगा। 3 चीजें होती है सर, ऑफेंस, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सर ऑफेंस एक ऐसी चीज है जिसमें एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्ट इज, इन दोनों के लिए एक्ट मैंडेटरी है, क्या है? कोई भी एक्ट किया जाना बहुत आवश्यक है, बाकी इसके लिए एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए एक्ट होना आवश्यक नहीं है। ये बात समझिए, बेसिक बेसिक फंडा समझिए, द एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बट द एक्ट इज मैंडेटरी टू परफॉर्म सच एक्ट। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मैं बात करता हूँ, मैं आपराधिक षड्यंत्र की बात करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं आपराधिक षड्यंत्र की बात करता हूँ तो हो सकता है ना सर कि बैंक लूटने में 5 लोगों का प्लान हो, किसका प्लान हो? डकैती में 5 लोग थे, इसमें ए का जो काम था, ए का जो काम था इनिशियली वो था पैसा इकट्ठा करने का। ए ने कुछ 2-5 लाख 1-2 लाख रुपए इकट्ठा किए, जब इनको जब इनको डकैती करने जाना था बैंक में, जब इनको बैंक में डकैती करने जाना था, सडनली क्या हुआ, सडनली क्या हुआ सर, इसका प्लान बदल गया कि मैं नहीं जाऊंगा यार भाई, तुम लोग जाओ, मैं नहीं करूंगा। अब ये क्या बन गई, लूट। कितने लोग रह गए? 4 लोग रह गए। देखो सर, अब तुम लोग जाओगे, अब बी सी डी ई जाएंगे, अब ए का प्लान हट चुका है, लेकिन ए ने कुछ एक्टिवली पार्ट किया नहीं किया था, बताओ? क्या उसने एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया? हाँ सर, उसने एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया। एक शब्द अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में एक शब्द को अंडरलाइन कीजिए, सेक्शन 10 में एक वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम, लिखा हुआ है फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम, किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने मन में प्रथम बार धारण किया गया, लिखी गई कोई वस्तु या कोई बात।
ठीक है सर। जब ए भागा तो बी का भी मन खराब हो गया कि यार मैं भी नहीं जाऊंगा। ऑल्दो बी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मन में तो धारण किया कि उस इंटेंशन को फर्स्ट एंटरटेन तो किया। ए ने बोला, बी ने बोला मैं भी नहीं जाऊंगा। अब बचे 3 लोग। अब सी डी और ई जाते हैं बैंक में और लूट करते हैं, रॉबरी डालते हैं, ठीक है ना सर। तो इसमें ए भी लायबल है, बी भी लायबल है। इनके द्वारा कोई काम किया गया या फिर इनके द्वारा कोई भी बात मन में भी ली गई, वो इंटेंशन भी बनाई, तो भी दे आर ऑल्सो लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बात समझ में आई। सेक्शन 10 उन लोगों के बारे में बात करता है जो शुरुआत में तो थे प्लान में लेकिन भाग गए। शुरुआत में तो थे बट दे हैव लेफ्ट। सेक्शन 10 उनके लिए बात करता है। ये भी चीज भी क्या है सर, रिलेवेंट है। आप देखिए एक बार, ये लाइन देखिए यहाँ पर, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy as far the purpose of showing that any of such person was party to it। हिंदी में देखिए ये शब्द अंडरलाइन कर लीजिए से। उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार निश्चित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था, तो तुम काम करो मत करो, यू आर ऑल्सो रिलेवेंट अंडर सेक्शन 10। एक इसका इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में क्या होता है सर, देख लीजिए। रीजनेबल ग्राउंड है कि भैया ए ने क्या किया है, कॉन्स्पिरेसी करी है टू वेज वॉर अगेंस्ट, एक षड्यंत्र किया है भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का, या फिर आप समझ लीजिए वेजिंग वॉर करने का। जैसे मान लीजिए अब इसकी जो पूरी टीम है, इसकी पूरी टीम में लोग देखना सर, बहुत बड़ी टीम है इसकी। सिर्फ बी का काम क्या है, हथियार लेके आने का, ठीक है सर, यूरोप में। सी का काम क्या है सर, कोलकाता में पैसे कलेक्ट करने का। सबका काम बता रहा हूं मैं आपको। बी का काम क्या है सर, हथियार लेके आने का, पैसे कलेक्ट करने का। डी का काम है कि लोगों को इकट्ठा करें बॉम्बे में। ई का काम है कि पब्लिश करे, राइटिंग्स कुछ लिखे ताकि लोग उससे खुश होके आए। ये आगरा में करता है ऐसा काम। एफ ट्रांसमिट करता है फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल मनी, जो कि सी को मिलता है। ये क्या करता है सर, पैसा भेजता है दिल्ली से जी के पास में काबुल में, और काबुल से पैसा जाता है सी के पास में जो कोलकाता में कलेक्ट कर लेता है। एंड द कंटेंट्स ऑफ लेटर रिटन बाय एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ कंस्पिरेसी। अभी जितने भी किरदार हैं यहाँ पर, बी सी डी ई एफ जी एच, ये जितने भी लोग हैं सर, ये सब के सब कॉन्स्पिरेसी के हिस्से हैं। फर्क नहीं पड़ता कि सर उनमें से कोई आदमी अपराध के पहले ही छोड़ के भाग जाए, फर्क नहीं पड़ता। कोई काम करे या ना करे, किसी से का फर्क नहीं पड़ता, सब सेम लायबल नहीं होता है। इसमें आपको पनिशमेंट देखनी पड़ेगी। पनिशमेंट जो दी हुई है 120 बी में दी हुई है। 120 बी पढ़ेंगे तो वहां पर पनिशमेंट जो होती है, पनिशमेंट जो दी होती है वहां पर 6 महीने से ऊपर के लिए 109, 115, 116 के अकॉर्डिंग पनिश होता है आईपीसी। ठीक है सर।